वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए PYQ, ठीक है, जिसमें हमने यूपी जीके कवर करा दिया, इकोनॉमिक्स पूरा कवर करा दिया और आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं इन्वायरमेंट। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस PYQ वाली नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो पुराना करंट अफेयर्स है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो ये था कंचनजंगा, यानी जिसको खंगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ये था जिसको 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आगे, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में, ये हमारी राजधानी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। आगे अगला अच्छा सवाल है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किस प्रकार से? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से भिन्नता, या फिर भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो जैव विविधता होती है दोस्तों किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 2003 में। बिल्कुल फैक्ट है, याद कर जाइएगा। रिपीट होते हैं सवाल, नहीं तो मिलान में देगा या डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन पूछता ज़रूर है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण ये स्थापित किया गया था 2003 में और ये स्थित है चेन्नई में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसमें से देखिए, इन सभी में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे हानिकारक प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, जलीय फर्न जिसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये कौन सा है? साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया या फिर टेरिडियम? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? एजोला। एजोला आपने पढ़ा होगा, इसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एक प्रकार का जलीय फर्न है। फिर ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो आती है जल से, ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो ये होता है लाल प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो ये है लाल प्रभाव। अब आप लोगों के लिए यहीं पे एक सवाल है, एक क्वेश्चन में दे रही हूँ कि कौन से रंग का प्रकाश होता है जो पौधों की वृद्धि में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, वो आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो ये है रबर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए? तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, साथ ही साथ जो हमारे ड्राई क्लीन वाले जो एजेंट होते हैं उसमें पाई जाती है। आगे, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन गैस। कितने प्रतिशत पाई जाती है अब बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो देखिए, वनारोपण से बिगड़ेगा नहीं, वन महोत्सव से बिगड़ेगा नहीं, सामाजिक वानिकी से नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लकड़ी काटने से ज़रूर बिगड़ जाएगा पारिस्थितिक संतुलन। आगे, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये है जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन है पारिस्थितिकी। मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण से रोका जा सकता है, अंडरस्टूड है, ठीक है, ना ही सघन वर्षा से, न वनों के विनाश से, ना ही अतिचारण से, ठीक। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो बलिया। फिर है कौन सी विश्व धरोहर स्थल है? आपको बताना है कौन सी विश्व धरोहर स्थल है। तो ये है क्रोएशिया की प्लिटविस झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है सतत विकास से। एजेंडा 21 याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। अगला सवाल, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है नीला? तो क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, वो फैलता सबसे कम है, इसीलिए रोड पे जो सिंबल वगैरह रहते हैं या फिर वार्निंग वगैरह के जो साइन रहते हैं, इसलिए वो रेड कलर से बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रकीर्णन कम होता है तो वो क्लियर दिखाई देगा दूर से। और वहीं आकाश का रंग नीला किस लिए दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, इसीलिए आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। आगे, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? ये है वालपराई, इसको रट लीजिएगा। फिर, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो ये है वर्षा। ठीक है, इसीलिए तो दिल्ली वगैरह एरिया में आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। ठीक है, आर्टिफिशियल वर्षा कराई जाती है क्योंकि उसके द्वारा हम वायुमंडल को स्वच्छ कर सकते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? फिर से वही रिपीट कर रहा है सवाल, वनों को काटना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये था 1986 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का कार्यक्रम नहीं है? सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, तो ये है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो ये गरीबी को कम करना, इसके ये पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधित नहीं है। इसके अलावा धारणीय विकास हो गया, वातानुकूलन हो गया, कागज़ की थैलियों का प्रयोग हो गया, इन सब का इन्वायरमेंट पे, आपके पर्यावरण पे इम्पैक्ट है। लेकिन गरीबी कम करना ये पर्यावरण से डायरेक्टली संबंधित, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। फिर स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो ये है प्राकृतिक संसाधनों के। फिर पारिस्थितिकी मित्र कौन सा नहीं है? ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ठीक है, इसको पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। आगे अगला सवाल, ओजोन जो है ये ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बात तो सही है, और ओजोन परत जो है वो पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये भी सही है, इसलिए दोनों सही और सही व्याख्या करता है। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, इसका नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या है 10। फिर भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र, सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है? महासागर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें वो आपको स्थिरता के मतलब उसमें उत्पादकता के घटते हुए क्रम में जो लिखना था। सबसे ज़्यादा अस्थिर जो है, अस्थायी जो है वो मैंग्रोव्स होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं। ठीक है, और वहीं सबसे स्थिर जो है इकोसिस्टम जो है वो महासागर होता है, सागर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फिर एक क्षेत्र में प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुक्रमण कहा जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। तो देखिए, भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट है, उन चारों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए कौन कौन से हैं, एक सवाल तो आता ही आता है इससे, हॉट स्पॉट वाले से। फिर है, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है परिवहन। ठीक है, परिवहन, मोटर गाड़ियाँ, इनसे निकलने वाले धुएँ, तो ये बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? सौर शक्ति भी है, अपशिष्ट से ऊर्जा भी है, वनारोपण भी है, लेकिन आणविक ऊर्जा जो है, जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है, उन 8 में नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो ये है लाइकेन। लाइकेन जैविक सूचक का कार्य करता है, प्रदूषण होगा तो। फिर है, मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीयों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है? मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने लोगों के आवागमन के संबंध में सही है, जुड़ाव में भी और संवेदनशीलता के संबंध में भी, तीनों बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
और हमारा बस इन्वायरमेंट ख़त्म होने वाला है, हो गया ख़त्म। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये है हाइड्रोजन। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण ये उत्पन्न करता है। इसीलिए देखिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है? ये बहुत ही कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन फ्यूल का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो बस हाइड्रोजन यूज़ होगी और ऑक्सीजन मतलब इन्वायरमेंट में जो है ऑक्सीजन वगैरह जाएगी। और वैसे क्या रहता है, जब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती है, तापमान में वृद्धि हो रही है। इसीलिए हम लोग जो है हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों इन्वायरमेंट के बारे में। अगर आप सभी लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप आरओ के प्री की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगला जो यूपी का प्री है उसकी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ बिहार पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, एसएससी का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये डेली क्विज भी, पेड क्विज भी कराई जाती है। इसके अलावा आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जाती है, जिससे आप आराम से अपना जो आपका कट ऑफ है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप हमारा ये पेड ग्रुप ज़रूर लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, इस चैनल पे क्लासेस आएंगी, आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस दी जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।